हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। हमारा टॉपिक चला हुआ है केमिकल बॉन्ड और आज हम ऑलमोस्ट इसके लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं जिसका नाम है जी हमारे पास बॉन्डिंग पैरामीटर्स। तो बॉन्डिंग पैरामीटर्स को हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं कि बॉन्डिंग पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो तीन मेन जो है हमारे पास वो बॉन्डिंग पैरामीटर्स है जिनको हम बारी बारी से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से पहले लिख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास है जी बॉन्ड लेंथ, दूसरा है हमारे पास बॉन्ड एनर्जी और तीसरा पैरामीटर है हमारे पास जिसका नाम है बॉन्ड एंगल। तो ये वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं जी हम, और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है जी और बॉन्ड लेंथ। तो पहला पैरामीटर इसको ABC नाम दे देते हैं हम, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ का नाम रख देते हैं हम A। तो नंबर A बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होता है हमारे पास? तो ये होता है जी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ हमारे पास क्या होगी? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। और इसको अगर हम थोड़ा सा मोर प्रिसाइजली करें तो इट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन, थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं, बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम। ऐसा ज्यादा ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक आयनिक बॉन्ड है और आयनिक बॉन्ड में हमारे को पता है कि एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। दिस इज कैटायन एंड दिस इज एनायन। तो जो यहां से यहां तक हो गई हमारे पास ये रेडियस ऑफ कैटायन एंड दिस इज रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है। तो एक रेडियस ऑफ कैटायन और दूसरी हमने ले ली रेडियस ऑफ एनायन। आयन जो भी आयन होता है उनके सेंटर से लेकर यहां तक की डिस्टेंस। तो दिस इज रेडियस ऑफ कैटायन एंड ये होगी रेडियस ऑफ एनायन। तो हमारे पास जो इस केस में जो बॉन्ड लेंथ है हमारे पास दैट इज सम ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है कोई ऐसे, ये दो एटम है ए और बी जो कि कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ये एक की रेडियस हो गई, दिस इज रेडियस ऑफ ए एंड दिस इज रेडियस ऑफ बी, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ हो गई ना, यानी जो डी, तो ये तो हो गया जी आयनिक के लिए, हमने ऊपर लिख दिया। और अब लिख लेते हैं हम कोवलेंट के लिए। तो कोवलेंट के लिए क्या होगी? अगेन उसी तरह से रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी, ठीक है। और फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? जो सेम एटम से मिलकर बने होते हैं। जैसे H2 हो गया, Cl2 हो गया, फॉर एग्जांपल H2 लिखा हमने, Cl2 लिखा। तो उस केस में हमारे पास अगर हम सीधा देखें उसमें, तो उन केसेस में हमारे पास जो कोवलेंट रेडियस आ जाएगी दैट इज D/2, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम एटम से मिलकर बने हुए हैं। तो उस केस में तो ये हो गई जी हमारे पास की बॉन्ड लेंथ क्या है? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम, ठीक। और आयनिक कंपाउंड के अंदर जो ये होती है हमारे पास बॉन्ड लेंथ होगी दैट इज ये दो आयन है उनके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस, यानी रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन, उन दोनों का सम ये हो गया। और अगर हमारे पास कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल है जैसे ए और बी है,
तो उस केस में जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ यानी डी आएगी वो आएगी रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी। अगर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो दोनों बराबर होगी, आर ए प्लस आर बी टू आर, मतलब दोनों सेम चीज हो जाएगी, आर ए और आर ए टू आर ए। तो इस केस में हमारे पास जो ये आ जाएगी, अगर हमने जैसे सपोज कि क्लोरीन के लिए निकालना है तो ये उस तरह से हम ये दिखा सकते हैं। ये बात होगी जी बॉन्ड लेंथ के बारे में। अब अगली बात कर लेते हैं हम कि जो बॉन्ड लेंथ है उसके यूनिट्स क्या होते हैं। अब जाहिर सी बात है यूनिट्स जो है हमारे पास लेंथ के यूनिट्स है, तो इसको हम पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम में ज्यादातर एक्सप्रेस करते हैं, हालांकि नैनोमीटर भी कर सकते हैं बट मोस्ट कॉमनली इट इज एक्सप्रेस पिकोमीटर और नैनोमीटर, इन दोनों में हम इसको करते हैं एक्सप्रेस, सॉरी पिकोमीटर एंड एंगस्ट्रॉम में। नाउ इसको एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जा सकता है। हमारे पास बहुत सारे साइंटिफिक टेक्निक्स है जिसमें से एक है एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक्स, और दूसरी जो टेक्निक है उसका नाम है हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। तो जैसे आप एडवांस लेवल पे आगे केमिस्ट्री पढ़ोगे या फिजिक्स भी पढ़ोगे तो स्पेक्ट्रोस्कोपी और डिफ्रैक्शन टेक्निक्स के बारे में आपको पता चलेगा, यहाँ भी हमारा वो काम नहीं है। नाउ अगला पॉइंट है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, कि बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट कर कौन कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर बॉन्ड लेंथ की वैल्यू करती है डिपेंड। तो भाई सबसे पहला है हमारे पास साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम है पहला, यानी जो बॉन्ड लेंथ है हमारे पास दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम, यानी जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी हमारे पास। और समटाइम्स इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी ले लेते हैं हम, तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तो डिसिमिलर मॉलिक्यूल के लिए होगा ना, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए हम इस तरह से भी उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे को पता है कि जो साइज होता है, किसका साइज, सपोज हेलोजन की बात करें अगर हम, तो साइज है हमारे पास फ्लोरीन का सबसे छोटा होता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, यानी आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है। तो अगर हम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करके देखें तो HF की बॉन्ड लेंथ, HCl की बॉन्ड लेंथ, HBr की बॉन्ड लेंथ और HI की, तो हम थोड़ा सा उसको ऐसा भी देख सकते हैं, इसको साइज ऐसे बना दिया, इसको थोड़ा सा और बड़ा बना दिया, इसको और बड़ा बना दिया, और इसको हमने मैक्सिमम ऐसे दिखा दिया, जस्ट एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो इसका मतलब हमारे पास बॉन्ड लेंथ इस ऑर्डर में होगी, बॉन्ड लेंथ HF की, सॉरी साइन उल्टा लगा दिया, ऐसे होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये बॉन्ड लेंथ इस ऑर्डर में जो इंक्रीज हो रही है, यानी HI की बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम होगी। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ आएगी वो FF की सबसे छोटी है, CL की बड़ी है, BR की और बड़ी है, और II की बॉन्ड लेंथ और भी बड़ी है। तो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो पहली बात जिसके ऊपर बॉन्ड लेंथ डिपेंड करेगी दैट इज साइज ऑफ एटम। नाउ दूसरा फैक्टर जिसके ऊपर बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है दैट इज बॉन्ड ऑर्डर, और उसको बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड भी बोलते हैं। तो सेकंड फैक्टर दैट इज बॉन्ड ऑर्डर, हमने पहले ही पढ़ा हुआ बॉन्ड ऑर्डर यानी नंबर ऑफ बॉन्ड्स, और वी कैन से मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। तो जो बॉन्ड लेंथ होगी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर और नंबर ऑफ बॉन्ड्स। भाई जितनी ज्यादा हमारे पास बॉन्ड्स होगी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है वो सबसे छोटी है,
देन डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड। अगर हम ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखें, हमारे को कोई डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है, पर मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू नोट किए। दिस इज 1.20 एंगस्ट्रॉम, दिस इज 1.34 एंगस्ट्रॉम एंड दिस इज 1.54 एंगस्ट्रॉम। फॉर द सेम रीजन जो हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड O है, उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी C डबल बॉन्ड O से एंड देन CO से। तो ये हो गया जी हमारे पास सेकेंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर जिसके ऊपर बॉन्ड लेंथ डिपेंड करेगी हमारी, और वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत चीज़ों को अफेक्ट करता है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी। तो तीसरा और आखिरी फैक्टर दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। हमने पहले ही हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट डिटेल में किया हुआ है, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ और हाइब्रिडाइजेशन का क्या रिलेशन है आपस में, वो हम देख लेते हैं। तो जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर। भाई जितना ज्यादा एस का कैरेक्टर होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही शॉर्ट होगी। तो जैसे अगर हम ये देखें यहाँ पे, ये CH, ये भी, और ये। तो अगर हम देखें तो वैसे तो क्या लगता है हमारे को देखने पे, डायरेक्ट देखने पे लगता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड है तो उनकी लेंथ जो है हमारे पास सेम होनी चाहिए, बट एक्चुअली इट इज नॉट सो। यहां पे क्या है, इसकी जो वैल्यू है 111 पिकोमीटर है हमारे पास, दिस इज 111 जो कार्बन और हाइड्रोजन। यहां पे 110 आ जाती है हमारे पास, और यहां पे जो ये वैल्यू हो जाती है 107 पिकोमीटर के आसपास हो जाती है। अब ऐसा डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस इसलिए है क्योंकि भाई यहां पे sp3 हाइब्रिड कार्बन है जिसके ऊपर H अटैच्ड है, और यहां पे वही कार्बन कौन सा है, sp2 है, और यहां पे कौन सा है, sp। और हमारे को पहले ही पता है कि इसके अंदर क्या होता है 25% S, यहाँ पे क्या होता है 33% S, और यहाँ पे क्या हो गया 50% S। तो हमने क्या लिखा कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंट ऑफ S कैरेक्टर। तो ये आ गया जी हमारे पास बॉन्ड लेंथ का ट्रेंड। तो बॉन्ड लेंथ इस ऑर्डर में हमारे पास डिक्रीज हुई, यानी जिसमें S का कैरेक्टर सबसे कम उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, और यही बात हमारे पास एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड भी है। तो आई होप कि आपको फर्स्ट फैक्टर जो फर्स्ट बॉन्ड पैरामीटर है वो क्लियर हो गया होगा। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, और 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, साइज ऑफ एटम, बॉन्ड ऑर्डर, और तीसरा हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा पैरामीटर कर लेते हैं हम, जो कि है हमारे पास बॉन्ड एनर्जी। अब एनर्जी, तो सेकंड बी फैक्टर का नाम है बॉन्ड एनर्जी, और इट इज एब्रीवेटेड एज BE, और यूनिट है इसके किलोजूल पर मोल। तो भाई दो डेफिनेशन है। तो बॉन्ड एनर्जी होती क्या है, पहली बात, तो बॉन्ड एनर्जी होगी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड टू गेट गैसियस एटम। ठीक है, 1 मोल हमारे पास बॉन्ड की है, उसको हमने ब्रेक करना है और गैसियस एटम में उसको कन्वर्ट करना है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, नाउ इसको हम दूसरे तरीके से भी तो डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी और एंथैल्पी रिलीज्ड व्हेन व्हेन टू एटम कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन टू गैसियस एटम कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, ऐसा कर सकते हैं हम इसको। तो वाइस वर्सा है कि जब 2 एटम जुड़ते हैं तो एनर्जी निकलती है, या जब एक बॉन्ड को हमने 2 अलग अलग गैसियस एटम में ब्रेक करना है तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, अच्छा, नाउ इन केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल कौन से हो गए जिसमें 2 ये होते हैं, जैसे ये HCl HBr का हो गया, ClCl हो गया, HH हो गया।
तो जो यहाँ पे जो एक बॉन्ड को हमने ब्रेक करना है, उसको जो ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो इस केस में क्या हो गया कि जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो उसी को ही हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, बट इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में जो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी आएगी ना, दैट इज द एवरेज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो उसमें एवरेज लेंगे हम। फॉर एग्जांपल हम मीथेन की बात करते हैं ये, तो सपोज इस बॉन्ड को हमने ब्रेक करना, तो इसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलेंगे हम D1 डिसोसिएशन एनर्जी, और इसको हमने D2 का नाम दे दिया, इसको हमने D3 का, और इसको D4 का। तो जो बॉन्ड एनर्जी आएगी हमारे पास किसकी, CH बॉन्ड की, वो आ जाएगी एवरेज D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 डिवाइडेड बाय 4। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि जब ये चारों बॉन्ड्स कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की है, तो क्या इनकी डिसोसिएशन एनर्जी अलग अलग होगी? देखने में तो ऐसा लगता है कि सेम होनी चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। रीजन क्या है उसके पीछे? तो रीजन उसके पीछे ये है हमारे पास कि भाई देखिए, जैसे ये बॉन्ड यहां से टूटी, ये बॉन्ड डिसोसिएट हो गई, अब हमारे पास क्या हो गया कि ये ऐसे हो गई सिचुएशन हमारे पास। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, अब इस बॉन्ड के लिए एनवायरनमेंट चेंज हो गया। पहले तो सबके पास क्या था, जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट था वो सेम था, तो जो अट्रैक्शन थी वो भी स्टार्टिंग में तो हम एक जैसी मान के चल सकते, पर जैसे हमने एक बॉन्ड ब्रेक की तो ये H तो निकल गया बाहर और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गया। ये क्या करना चाहेगा, ये इसके साथ ज्यादा मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, तो उससे ये वाली जो बॉन्ड हमारे पास एनर्जी लगेगी वो डिफरेंट लगेगी। उसी तरह से जब हमने इस एटम को रिमूव कर दिया तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से जो हमारे पास ऑफ कोर्स जो बॉन्ड एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी। तो ये हो गया जी सारा कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है और बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में क्या फर्क है, तो हमने बात कर लिया। अब बात करते हैं कि फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। तो सबसे पहली बात करते हैं हम साइज ऑफ एटम, और बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि बॉन्ड लेंथ भी तो साइज के ऊपर डिपेंड करती है हमारे पास। तो पहली बात ये हो गया कि जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। भाई जितना बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी उतनी ही कम एनर्जी लगेगी, वो बॉन्ड उतनी ही वीक होगी, ठीक है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समटाइम्स ऐसा भी लिखा जाता है इसको। तो अगर हम ये देखें तो देयरफॉर जो बॉन्ड एनर्जी होगी ना हमारी, वो अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में देखें तो HF की सबसे ज़्यादा, देन HCl, देन HBr एंड देन HI। मतलब जो HI है वो बॉन्ड जल्दी टूटेगी, बिकॉज आपको पता है कि जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इन्वर्सली उल्टा है इसके। बॉन्ड लेंथ आपको पता है कि HI की सबसे ज़्यादा है एंड सो ऑन। अभी हमने जस्ट किया ये टॉपिक डिस्कस, फिर HBr, फिर HCl और फिर HF। तो ये हो गया जी हमारा। और बॉन्ड ये जो पहली जिसके ऊपर बात कर रहे हैं कि ये डिपेंड कर रही है साइज के ऊपर। पर केमिस्ट्री में जो है वो एक जैसे रूल्स नहीं चलते, एक जैसे कुछ फॉर्मूले हो ना उसी के ऊपर बात नहीं होती। यहाँ पे बहुत जगह एक्सेप्शंस होती है, तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है जी हमारे पास इस कैटेगरी में, तो जो एक्सपेक्टेड है, दो एक्सेप्शन है। एक्सपेक्टेड ट्रेंड हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो फ्लोरीन है उसकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए बॉन्ड एनर्जी, देन ClCl, देन
Br एंड देन I। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई साइज तो सबसे छोटा इसका है, तो हमने बोला कि जिसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। बट एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये है कि जो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी है हमारे पास वो है जी, जो एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी है वो Cl की सबसे ज्यादा है, देन Br और तीसरे नंबर पर ये चला गया F। और सबसे कम तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे I की है। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है? रीजन इसके पीछे सिंपल सा ये है कि जो साइज है, साइज ऑफ F जो है स्मॉल है, तो देयरफॉर इसकी बॉन्ड लेंथ भी स्मॉल है। पर वो बात तो बॉन्ड एनर्जी के लिए मतलब सही है कि उस हिसाब से बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, बट ड्यू टू स्मॉल, यहां लिख देते हैं ऊपर, ड्यू टू स्मॉल बॉन्ड लेंथ ड्यू टू स्मॉल बॉन्ड लेंथ देयर इज मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। किसमें? रिपल्शन बिटवीन नॉन बॉन्डेड एटम, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। सॉरी, तो जो नॉन बॉन्डेड या जो लोन पेयर है, नॉन बॉन्डेड हमारे को पता है कि लोन पेयर भी बोलते हैं हम उनको। तो हमारे को पता है कि जब हम फ्लोरीन का स्ट्रक्चर लिखते हैं तो ये उसके पास, एक फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। तो क्योंकि साइज छोटा है, अब साइज छोटा होने की वजह से क्या होगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और उससे ये बॉन्ड क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी ये बॉन्ड। तो इस वजह से यहाँ पे ये एक्सेप्शनल है हमारे पास। तो एक एक्सेप्शनल तो ये है। दूसरा एक्सेप्शनल क्या है बॉन्ड लेंथ का, सॉरी बॉन्ड एनर्जी का, वो है हमारे पास, और जो बॉन्ड एनर्जी है वो SS की ज्यादा है एज कंपेयर टू OO। तो यहां पे भी वही बात होती है कि भाई साइज इसका जो है वो छोटा है तो लोन पेयर जो ज्यादा रिपेल करेंगे। और हम पढ़ेंगे आगे जो कैटेनेशन एक प्रॉपर्टी थी उसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग। तो इस वजह से जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी और सल्फर की ज्यादा है यानी कैटेनेशन, जबकि ऑक्सीजन की जो है वो कम होगी हमारे पास। तो ये हो गया जी पहला हमारे पास। नाउ जिस फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, तो हमने पहला कर लिया साइज यानी बॉन्ड लेंथ। दूसरा करते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर और नंबर ऑफ बॉन्ड्स, वही जो हमने थोड़ी देर पहले भी किया था। और तीसरा बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी भी बोलते हैं इसको। तीसरा फैक्टर है हमारे पास ये बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। अब इसमें क्या है जी कि भाई देखो जो बॉन्ड एनर्जी होगी ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड ऑर्डर के या बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड से बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। ऐसा क्यों? 2 कारण है भाई। बिकॉज नंबर 1, एक तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है, इज मोर। और आपको पता है कि जितनी ज्यादा बॉन्ड्स है, अगर ये 2 बॉन्ड्स है इसको ब्रेक करने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी लगेगी, 3 को और ज्यादा लगेगी। और दूसरी बात क्या है कि ड्यू टू मल्टीपल बॉन्डिंग जो एटम्स है वो दे कम क्लोजर, वो ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। जितना सिंगल बॉन्ड में एटम दूर दूर रहते हैं, डबल में नजदीक आ जाएंगे, ट्रिपल में नजदीक आ जाएंगे। तो इस हिसाब से जो हमारे पास बॉन्ड ये है वो बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी के ही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम देखें तो बॉन्ड एनर्जी का क्या ट्रेंड होगा, कार्बन कार्बन की सबसे कम, मतलब सिंगल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की ज्यादा और ट्रिपल बॉन्ड की और भी ज्यादा होगी। यूजिंग सेम कॉन्सेप्ट, HH की बॉन्ड एनर्जी कम, OO की ज्यादा और ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा। और आने वाले टाइम में हम जब P ब्लॉक पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि जो नाइट्रोजन होता है इट इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। इनर्ट का मतलब कि रिएक्ट ही नहीं करता। रीजन क्या होगा, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है और उसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, मतलब ये जल्दी टूटते नहीं है, तो इसका मतलब कि वो इजीली रिएक्ट नहीं करेगा।
तो ये सारी चीज़ें हमारे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं बॉन्डिंग पैरामीटर्स। ये हो गया जी दूसरा। अब नेक्स्ट जो थर्ड फैक्टर है जिसके ऊपर बॉन्ड एनर्जी करती है डिपेंड, वो है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। फिर से आ गया जी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड फैक्टर इट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें भी आपने सीधी बात याद रखनी कि बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर। तो जितना ज्यादा एस का कैरेक्टर होगा हमारे पास उतना ही होगा। तो मैंने यहां पे कुछ वैल्यू लिख रखी है कि भाई अगर हम देखें जो बॉन्ड एनर्जी, अगर हम sp हाइब्रिड दोनों कार्बन या दोनों जो भी एटम sp हाइब्रिड है तो उनकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी देन sp2 से और sp3 की सबसे कम होगी बॉन्ड एनर्जी। रीज़न क्या है? वही बात जो अभी हमने ऊपर पढ़ी, और वो क्या था जी, अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो 433 किलो जूल होगी, इसकी 383 किलो जूल होगी और इसकी 348 किलो जूल होगी। तो इस हिसाब से हमारे पास ये भी हाइब्रिडाइजेशन भी अफेक्ट करती है कि किस टाइप का हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है बॉन्ड बनाने में। देन द फोर्थ एंड लास्ट फैक्टर, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ये भी एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर्स होता है हमारे पास और बॉन्ड एनर्जी के लिए। तो आपने याद रखना कि बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर्स। कि भी नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं तो बॉन्ड एनर्जी उतने ही हमारे पास, अगर लोन पेयर ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। तो देखते हैं, देखिए ये कार्बन कार्बन है हमारे पास, कितने लोन पेयर है? इसमें लोन पेयर 0 है। अच्छा, अगर हम कार्बन से आगे मूव कर रहे हैं हम नाइट्रोजन में, तो यहां पे नंबर ऑफ लोन पेयर 1 आ गए। अगर हम आगे मूव कर रहे हैं ऑक्सीजन में तो ये आ गया, और फिर फ्लोरीन तक पहुंचते पहुंचते हमारे पास क्या हो रहा है, ये लोन पेयर बढ़ रहे हैं। अभी अभी हमने यही तो ऊपर रीजन बताया था उसके लिए। तो लोन पेयर इसमें 2 हो गए और इसमें लोन पेयर 3 हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ रहे हैं वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, बॉन्ड वीक कर देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी कम लगेगी। इसका मतलब कि बॉन्ड एनर्जी ये इस ऑर्डर में आएगी हमारी। सो दिस इज द बॉन्ड एनर्जी। ये वाला ट्रेंड रहेगा बॉन्ड एनर्जी के लिए हमारे पास। तो ये हमारा दूसरा पैरामीटर्स हो गया जी कंप्लीट। अब थर्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के ऊपर आते हैं हमारे पास, जिसका नाम है बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है समझने के लिए, पर अगर हम थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लें, ध्यान से कर लें, तो ये मुश्किल काम नहीं रहेगा हमारे लिए। तो थर्ड पैरामीटर्स या सी, उसका नाम है बॉन्ड एंगल। भाई बॉन्ड एंगल होता क्या है, सबसे पहले तो वही बात कर लेते हैं हम कि बॉन्ड एंगल क्या है हमारे पास। तो ये है जी एंगल बिटवीन डिफरेंट बॉन्ड्स, और कई बार इसको ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि इट इज द एंगल बिटवीन लाइन रिप्रेजेंटिंग बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल को अगर हम एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दें तो उनके बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। जैसे मान लीजिए ये ए बॉन्ड है ए और बी के बीच में, और ये दूसरी बॉन्ड होगी ए और सी के बीच में, तो इनके बीच का जो एंगल है उसको बोलेंगे हम बॉन्ड एंगल। तो यूनिट क्या होते हैं इसके, देखो भाई डिग्री होती है, सबसे कम तो हम डिग्री में लेते हैं, फिर हम मिनट्स में लेते हैं, इसको ऐसा लिखा होता है, और देन सेकंड में भी लिखा होता है डबल डैश करके। तो मैथ्स में हम ये चीज़ें पढ़ते हैं। तो ये तो हो गया जी हमारे पास बॉन्ड एंगल क्या होता है। नाउ कि क्या क्या रोड मैप है हमारे पास बॉन्ड एंगल पता करने के लिए, तो हम बोलेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल।
और हम बोल सकते हैं रोड मैप। रोड मैप फॉर बॉन्ड एंगल। तो सबसे पहली बात करते हैं जी हम हाइब्रिडाइजेशन। फिर से आ गया जी। तो पहला जो हमारे पास फैक्टर आ गया दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, यानी जो बॉन्ड एंगल है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट ऑफ एस। अब वही बात कि भाई अगर एस का परसेंटेज ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो हम देखते हैं BeCl2, BCl3 एंड CCl4। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp लीनियर होती है, sp2 एंड देन दिस इज sp3। तो बॉन्ड एंगल आपको पता है 180 डिग्री, 120 डिग्री एंड 109 डिग्री 28 मिनट्स, ये होता है जी बॉन्ड एंगल। अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमारे को याद रखनी है, वो क्या है जी कि फॉर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कौन से होते हैं जिसमें कोई लोन पेयर नहीं और सराउंडिंग एटम सेम है, तो बॉन्ड एंगल आर सेम इर्रिस्पेक्टिव बॉन्डेड एटम। कि बॉन्डेड एटम्स कौन से हैं उन सबका बॉन्ड एंगल सेम होगा। ध्यान दीजिए इस बात का कि फॉर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बॉन्ड एंगल्स आर सेम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बॉन्डेड एटम्स। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जो बॉन्ड एंगल है वो CH4 NH4 पॉजिटिव CCl4। अब ये क्या है, ये हमारे पास सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। सिमेट्रिकल कौन से, नो लोन पेयर सराउंडिंग एटम से। तो इन सब का जो एंगल आएगा वो आएगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। सेम चीज अगर हम और आगे अप्लाई करके देखते हैं तो BF3 BCl3 BBr3 AlCl3, इन सब का बॉन्ड एंगल कितना आएगा 120 डिग्री। तो यही बात हम जनरलाइज कर लेते हैं। तो हमने पहली बात की कि भी जो बॉन्ड एंगल वो डिपेंड करेगा हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, यानी परसेंट ऑफ एस। जितना ज्यादा एस का कैरेक्टर होगा उतनी ही ज्यादा हमारे पास बॉन्ड एंगल होगा। और यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है कि जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है वो बॉन्ड एंगल सेम होता है इर्रिस्पेक्टिव सराउंडिंग एटम। तो पहला स्टेप हमने किया जी हाइब्रिडाइजेशन, मतलब दिस इज द स्टेप 1। अब स्टेप 2 पे अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, नाउ इफ हाइब्रिडाइजेशन सेम है हमारे पास, देन जो बॉन्ड एंगल है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। मतलब लोन पेयर, अगर नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा हुए तो बॉन्ड एंगल हमारे पास कम हो जाएगा। लेट अस टेक दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। CH4 NH3 H2O, 3 हमने यहां पे ले लिए। अब यहां पे क्या है कि अगर हम इनकी देखें हाइब्रिडाइजेशन, तो सबकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 sp3 sp3, भाई सबकी हाइब्रिडाइजेशन सेम है। तो फिर बॉन्ड एंगल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लोन पेयर के ऊपर। इसके पास कोई लोन पेयर नहीं, इसके पास एक है और इसके पास 2 लोन पेयर है, हमारे को पता है। तो अगर हम ये पॉइंट अप्लाई करें तो मैंने क्या बोला कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स इसके पास सबसे कम है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, यानी 109 डिग्री 28 मिनट्स। यहां पे लोन पेयर एक आ गया तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा 107 डिग्री, और यहां पे 105 डिग्री हो जाएगा। तो दिस इज द सेकेंड स्टेप। पहला स्टेप में हाइब्रिडाइजेशन, सेकेंड स्टेप में लोन पेयर अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है। अच्छा, तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप पे पहुंचते हैं हम, इसको लिखा रहने देते हैं। और थर्ड स्टेप है हमारे पास
कि इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम एंड लोन पेयर इज सेम, तो फिर जो बॉन्ड एंगल डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ध्यान देने वाली बात है, हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर भी सेम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स के ऊपर करेगा डिपेंड। अच्छा जी, तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी? सेंट्रल एटम की भी होती है, सराउंडिंग एटम की भी होती है। तो इसके दो सब केस ले लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले के, मतलब थर्ड का जो थर्ड फैक्टर है हमारे पास उसका, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट, तो वही जो बॉन्ड एंगल है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, यानी जो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे अब ये H2O है और H2S है, अगर आप देखें तो हाइब्रिडाइजेशन दोनों की क्या है? sp3, लोन पेयर भी दोनों के पास सेम है, हमारे को पता है जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है उसके हिसाब से। पर अगर हम यहां पे देखें अब यहां पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी है? ज्यादा ऑक्सीजन की है। तो जो ये बॉन्ड पेयर होगा ना, इसने अपनी ओर को खींचा होगा, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की है, तो जो बॉन्ड पेयर है वो ज्यादा हाइड्रोजन की ओर रहेगा। इसका मतलब पहले वाले में रिपल्शन हो जाएगी ज्यादा, इनमें रिपल्शन ज्यादा हो गई, तो बॉन्ड एंगल हो गया 105 डिग्री। और अगर हम दूसरे में देखें, क्योंकि इसमें रिपल्शन कम हुई, तो इसमें बॉन्ड एंगल आएगा 92 डिग्री। तो अगर हम यही बात अप्लाई करें तो सिमिलरली हमारे पास जो बॉन्ड एंगल आएगा वो NH3 का सबसे ज्यादा होगा, देन PH3, देन ASH3, SbH3। तो इस हिसाब से हमारे पास बॉन्ड एंगल जो है वो डिपेंड कर रहा है। तो ये सब के सब जो है आपको पता ही है कि इसमें जो हमारे पास बॉन्ड एंगल डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम। सब पार्ट, सेकंड सब पार्ट। अच्छा, सेकंड सब पार्ट में है कि इफ सेंट्रल एटम इज सेम, अगर सेंट्रल एटम सेम है, लोन पेयर सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो जो बॉन्ड एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे साइज ऑफ बॉन्डेड एटम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि भाई ये OF2 है हमारे पास और Cl2O है, तो यहां पे क्या हो गया हमारे पास? ये OF है और ये OCl, लोन पेयर यहां पे है, ठीक है, सारी बात वही है, दोनों मतलब सेम टाइप के मॉलिक्यूल है। पर बॉन्ड एंगल का क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है? फ्लोरीन की। तो यहाँ पे जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है वो नजदीक है, तो वेसेपर थ्योरी के हिसाब से लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन यहाँ पे ज्यादा हो गई, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आ गया वो आ गया 110 डिग्री। और यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम हो गई, तो हमारे पास ये जो आ गया वो आ गया 103 डिग्री। ठीक है, अब वही चीज अगर हम और देख लेते हैं फॉर द सेम रीजन,
फॉर सेम रीजन अगर हम बॉन्ड एंगल्स देखें तो किस ऑर्डर में होंगे वो बॉन्ड एंगल्स? तो हमारे पास जैसे PF3 का सबसे ज़्यादा होगा, देन सबसे कम होगा PCl3, PbR3, ठीक है जी, और OF2, देन OCl2 या Cl2O, एंड देन Br2O। उसी तरह से SF2, SCl2, SBr2। और Cl2O या H2O का लेस होगा Cl2O। क्या था जो मैंने यहाँ से हटा दिया, वो जो हम सेकंड सब पार्ट कर रहे थे कि अगर हमारे पास सेम हाइब्रिडाइजेशन है, सेम लोन पेयर है, सेंट्रल एटम सेम है, तो सराउंडिंग एटम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एंगल उतना कम, ठीक है, या जितना ज़्यादा साइज बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा होता है हमारे पास। अभी हमने बात की थी, तो दो हम पॉइंट ले रहे हैं इन्हीं को क्लियर करने के लिए। तो भाई जो बॉन्ड एंगल है NH3 का ज़्यादा होगा NF3 से। NH3 का बॉन्ड एंगल NF3 से ज़्यादा होगा। रीज़न क्या है? देखिए, सेंट्रल एटम सेम, लोन पेयर सेम, ठीक है। यहाँ पे H है और यहाँ पे F है, थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन सेम है, अगर आप देखोगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी, पर हमने क्या बोला था कि जो सराउंडिंग एटम है उसका साइज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो वेरी करेगी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी है? नाइट्रोजन की। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी है? फ्लोरीन की। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगी, और जब ज़्यादा होगी तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 107 डिग्री होता है, और अगर हम इसकी बात करें तो इट इज़ 103। तो वही कॉन्सेप्ट कि बॉन्ड एंगल अगर सेंट्रल एटम सेम है तो साइज डिपेंड करेगा सराउंडिंग एटम का या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, अब एक्सेप्शन ना हो तो केमिस्ट्री में बात ही कहाँ बनती है। जैसे अगर हम देखें कि भाई हमने बोला कि NH3 का बॉन्ड एंगल NF3 से ज़्यादा, बट जो बॉन्ड एंगल है ना वो PF3 का ज़्यादा है PH3 से। अब ये क्या कहानी हो गई कि भाई PF3 का ज़्यादा है PH3 से, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है हमारे पास। तो है तो ये सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स, तो सेम टाइप के हैं दोनों, हाइब्रिडाइजेशन में सेम है, पर थोड़ा सा यहाँ पे एक और भी चक्कर है, उसको देख लेते हैं पहले। ये P, ये H, ये H, और यहाँ पे P, ये F, ये F और ये F, ठीक है। तो अभी तो हमने बोला कि NH3 का ज़्यादा है NF3 से, पर यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है अगर हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखें सो इट इज़ 93.4, मैंने एक पेज पे लिखा था ताकि, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आ जाएगा हमारे पास वो है हमारे पास और 97। अब यहाँ पे ये चेंजेस क्यों आए हमारे पास? तो भाई उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे देयर इज रेजोनेंस बिटवीन फॉस्फोरस एंड फ्लोरीन। फ्लोरीन के जो लोन पेयर होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो क्योंकि फॉस्फोरस के पास कैसा होता है हमारे पास वेकेंट d ऑर्बिटल होता है, तो वो क्या कर देते हैं कि उसके साथ जो है बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व, मल्टीपल बॉन्डिंग बन जाती है।
ये हो गया जी। तो उससे क्या आ गया, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, कहां पे, फास्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी और रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी। जब रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी तो बॉन्ड एंगल भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपने एक्सेप्शनल पॉइंट एक इसको याद रखिएगा। सिमिलरली अगर हम करें, देखिए बॉन्ड एंगल की बात करें अगर हम, तो हमने ऑक्सीजन का देखा था अभी, 2 लोन पेयर है इसके पास और इसका होता है 105 डिग्री। तो जो डायमिथाइल ईथर है उसमें क्या हो रहा है कि जो ये साइज है ना, ये बल्की ग्रुप्स लगे हुए हैं। बल्की ग्रुप्स की वजह से क्या हो रहा है, यहां पे ये एक दूसरे को रिपेल ज्यादा कर रहे हैं और रिपल्शन से बॉन्ड एंगल 110 डिग्री आ जाता है। तो इसको बोलते हैं हम डायमिथाइल ईथर। तो ये हमारे पास 3 बॉन्ड पैरामीटर्स हो गए, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एंगल। और ये बहुत सारे आगे हैं इनऑर्गेनिक में हमारे को, और ऑर्गेनिक में भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हेल्पफुल होते हैं अगर हमारे को इनकी प्रॉपर नॉलेज है तो। नहीं तो फिर रट्टा मारना पड़ता है, जो कि एक एडवाइजेबल काम नहीं है। तो इसके साथ ही हम बॉन्डिंग यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने इसमें एक बॉन्ड को अभी नहीं कंसीडर किया हुआ है और वो है मेटालिक बॉन्ड, उसको हम सॉलिड स्टेट के साथ साथ करेंगे। तो आप प्रॉपरली सारे टॉपिक्स, पर्टिकुलरली ये वाले जो है, इनको ध्यान से देखें, असाइनमेंट को सॉल्व करें। नहीं सॉल्व हो रही, किसी में कोई कन्फ्यूजन होता है तो आपको बार बार एक ही बात मैं कहता हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मैं आप तक डेफिनेटली पहुँचूँगा उसमें, और आपको स्पेशली भी उसके साथ बात करूँगा जिसको भी इसमें डाउट होगा। So with this, thank you very much. See you in next video lecture.